कीवर्ड्स पे बात करते हैं, अभी बैकलिंक पे भी आएंगे, अभी कोई पूछ रहा है बैकलिंक के बारे में। कीवर्ड्स या फ्रेज जो आप गूगल में डालता है जो यूजर, ठीक है, सर्च करने के लिए, उसको आप कीवर्ड्स कहते हो। एसईओ में उसको कीवर्ड्स कहते हैं। एनी वर्ड्स और फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ ए वेब पेज, उसको आप क्या कहते हो? कीवर्ड्स कहते हो। आप गूगल में जो फ्रेज लिखते हो ना, जैसे आपने लिख लिया आपको क्या चाहिए भाई, आपको पिज्जा खाना है, तो डोमिनोज पिज्जा आपने लिख लिया, तो डोमिनोज पिज्जा क्या बन गया? कीवर्ड्स बन गया, ठीक है। या पिज्जा नियर मी, तो जो आपने लिखा ये फ्रेज, इसको कीवर्ड्स कहते हैं। ऑन पेज एसईओ आप लोगों ने कर ही लिया है, ठीक है। इसमें भी आप अब वो पूछ सकता है भाई व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ बेसिकली इज ए टेक्निक। क्या है ये? टेक्निक है, अप्लाइड डायरेक्टली टू द वेबसाइट। व्हाटएवर चेंजेस वी डन इनसाइड द वेबसाइट, उसको कहते हैं ऑन पेज। क्यों करते हो? टू इंप्रूव द रैंकिंग, ठीक है। कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव करना है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करना है, मेटा टैग्स डालना है, इंटरनल लिंकिंग करना है, वो सब ऑन पेज में कर लिया है, ठीक है। एक आपका क्या आता है? ऑफ पेज। ऑफ पेज क्या होता है? जो आप वेबसाइट के बाहर करते हो काम अपनी वेबसाइट के लिए, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आउटसाइड द वेबसाइट टू इंप्रूव इट्स रैंकिंग, primarily focuses on backlink। बैकलिंक क्या होता है? जो आप लिंक बनाते हो किसी दूसरी वेबसाइट में अपनी वेबसाइट के लिए। बताया था ना उसमें एग्जांपल, मैंने आपको दिखाया था ना एक आपका प्रेस रिलीज का वेबसाइट, उससे लिंक आ गया हमारे वेबसाइट के लिए, उसको क्या कहते हैं? बैकलिंक। ऑफ पेज में आप मैक्सिमम क्या करोगे? बैकलिंक क्रिएट करोगे, ठीक है। ऑफ पेज से आप क्या करोगे? अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट करोगे, और जितना अच्छा क्वालिटी का बैकलिंक होगा, जितना बढ़िया बैकलिंक होगा, उतना आपको लिंक जूस मिलेगा, ठीक है। और आपका रैंक इंप्रूव होगा अगर आपने ऑन पेज सही कर लिया। पहली कंडीशन तो वही है ना, बाकी तो उसके बाद ही होगा। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग होता है जो क्लिकेबल टेक्स्ट होता है ना आपका, हाइपर लिंक होता है, जिसको आप इंटरनल लिंक कह सकते हो आपके पेज में, या एक्सटर्नल लिंक होता है, उसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट। अभी एक बंदा एंकर टेक्स्ट और बैकलिंक को इंटरमिक्स कर रहा था, उसको समझ आ गया होगा कि बैकलिंक का क्या है और इंटरलिंक और एक्सटर्नल लिंक का क्या फर्क है। बैकलिंक आता है किसी और वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के लिए, और इंटरलिंक होता है अपनी ही वेबसाइट से एक पेज से दूसरे पेज। अरे यार एक सेकंड और, ठीक है। एंकर टेक्स्ट हो गया आपका, उसके बाद क्या आता है? मेटा टैग्स। मेटा टैग्स किसको बोलते हैं? जो आप लिखते हो ना, टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसको कंबाइंड में मेटा टैग बोलते हैं। मेटा टैग या मेटा भी बोल देते हैं, ठीक है। वो एचटीएमएल टैग्स होते हैं जो आप लिखते हो। अब वो एचटीएमएल आपको दिखता क्यों नहीं है वर्डप्रेस में? क्योंकि एचटीएमएल पार्ट उसमें बाय डिफॉल्ट डला होता है, आपको सिर्फ उसमें फिर टेक्स्ट लिखना होता है, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर आप एचटीएमएल वेबसाइट में करोगे तो आपको उसमें एचटीएमएल भी लगाना पड़ेगा, आगे टैग लगाना पड़ेगा। आपको मैंने एक चीज बताया था, SERP, ठीक है। SERP क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। जो मैंने आपको गूगल पे दिखाया था, जो गूगल के जो पेजेस आते हैं 1 2 3 कितने पेजेस दिखाता है गूगल? 10 पेजेस तक दिखाता है ना रैंक। तो वो जो गूगल के पेजेस हैं उसको क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, जिसमें वो दिखा रहा था वेबसाइट्स को जो रैंक में देता है। CTR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CTR हर जगह से पूछा जाएगा कि भाई CTR क्या है? CTR इज क्लिक थ्रू रेट। मान लीजिए द परसेंटेज ऑफ ए यूजर who click on a link after seeing it in search results or ads indicating how effective your results or ad is। अब मान लीजिए भाई कि आपके पास 1000 लोग आए, उसमें से आपकी लिंक पे कितने लोगों ने क्लिक किया है? अगर आप गूगल एड चला रहे हो, ठीक है,
और आपका जो एड दिखा है वो 100 बार दिखा है, उसमें से क्लिक कितना हुआ है? 10 हुआ है, तो कितना परसेंट हुआ? CTR 10% हुआ। तो ये क्या है? CTR है, टोटल नंबर ऑफ व्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स, वो आपका CTR हो गया। बाउंस रेट, एक टर्म्स आती है बाउंस रेट। मैंने भी आपसे कहा था कि अगर आपका वेबसाइट प्रमोट हो गया और यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और यूजर जल्दी वेबसाइट लेफ्ट कर रहा है, एक पेज में आया और वहां से चला गया और बहुत जल्दी चला गया, तो आपका वेबसाइट को गूगल डी रैंक करना शुरू कर देगा, मतलब आपका बाउंस रेट बढ़ गया है। अगर आपका बाउंस रेट बढ़ रहा है, अगर आपका बाउंस रेट अगर आपका बढ़ रहा है तो आपका रैंक क्या हो जाएगा? आपका रैंक वही गिर जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो बाउंस रेट बढ़ा, रैंक घटेगा। तो आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जाएगा कि भाई बाउंस रेट का रैंक पे क्या इफेक्ट पड़ता है? रैंक घटता रहेगा, बाउंस रेट बढ़ता रहेगा, रैंक घटता रहेगा। और बाउंस रेट क्यों बढ़ता है? अगर आपका वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस सही नहीं है। यूजर एक्सपीरियंस सही कैसे होता है? यूजर एक्सपीरियंस आपका सही होता है, आपका वेबसाइट का पेज का लोड टाइम कितना है, कंटेंट कितना नीट एंड क्लीन है, ठीक है, आपने इन्फोग्राफिक्स इमेज कितने अच्छे से यूज कर रखी है, उसको सारे लिंक्स होम पेज में मिल रहे हैं, आपका कॉल टू एक्शन उसको कहीं ढूंढना पड़ रहा है, कॉल टू एक्शन जानते हो कि नहीं? ठीक है, उसको चैट करने का ऑप्शन वहां मिल रहा है, इंक्वायरी फॉर्म मिल रहा है कि नहीं? अगर उसको सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं और आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन वही है जो आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है, और वो क्लिक करने के बाद उसको ये नहीं लग रहा है कि नहीं यार तो मैं ये तो ढूंढ नहीं रहा था, तो आपका बाउंस रेट सही रहेगा, तो आपका बाउंस रेट नहीं बढ़ेगा। अगर बाउंस रेट बढ़ेगा तो आपका रैंक घटेगा। एक चीज आती है ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक सर्च क्या होता है? और एक आता है PPC, पे पर क्लिक। एक होता है ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक सर्च होता है जो SEO से हम रैंक लेकर आते हैं, ठीक है। अब जब सर्च रिजल्ट्स में आपका SEO रैंक आता है तो आपके पास विदाउट पेड प्रमोशन आता है, तो उसको कहते हो आप ऑर्गेनिक सर्च। आपका रिजल्ट किसमें है? ऑर्गेनिक सर्च में है। मतलब आपने एडवर्ड नहीं यूज करा अपने को रैंक करने के लिए, आप ऑर्गेनिक सर्च में आए हो। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिकली, मतलब आपने पैसे नहीं डाले हैं अपने आप को लाने के लिए, आपने गूगल को पे नहीं करा, आप उसमें ऑर्गेनिकली आए हो। एक सेकेंड, ऑर्गेनिक सर्च हो गया कि आपने, हेलो, कि आप रैंक में आए हो विदाउट पेइंग गूगल, ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ SEO, तो आपका वो ऑर्गेनिक सर्च उसको कहते हैं, हम उसको। एक आता है PPC, when you are paying for a particular position for rank, an advertising model where advertisers pay a fee each time their ad is clicked, ठीक है। अब एड का क्या होता है? जितनी बार भी आपका क्लिक होगा उतनी बार आप पे करोगे उसके लिए, वो होता है पे पर क्लिक या PPC, पे पर क्लिक, यू आर पेइंग फॉर एवरी क्लिक। एक हो गया ऑल्ट टैग, alternate text। alternate text is the description of an image। आपको it is a basically naming conventions for a image, giving name to the image so that Google bot can understand ये इमेज है किस चीज की। वो इमेज के पिक्सल को नहीं पढ़ता है, आपने जो इमेज का नाम लिखा है वो पढ़ता है, ठीक है। तो ऑल्ट टैग इसलिए जरूरी है, अगर आपको इमेज को रैंक लाना है तो आपको इमेज को रैंक देना होगा, और अगर आपको रैंक नहीं भी लाना है तभी आपको इमेज को नाम देना होगा, अदरवाइज आपका SEO स्कोर गिर जाएगा क्योंकि आपने SEO प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करी है प्रॉपर्ली, अगर आप नाम नहीं देते हो तो। वन इज साइट मैप। अभी जो हमने साइट मैप डाले हैं उसमें मैंने आपको सिर्फ XML दिखाया था, उसमें हमने HTML साइट मैप भी डाला था,
उसमें हमने यूआरएल स्ट्रक्चर भी डाला था, ठीक है। तो साइट मैप इज ए फाइल दैट लिस्ट ऑल द पेजेस ऑन ए वेबसाइट, हेल्पिंग सर्च इंजन bots to crawl and index the site more effectively. Sitemap helps Googlebot to crawl. जब तक वो क्रॉल नहीं करेगा, क्रॉल का मतलब क्या होता है कि आपके गूगल बॉट्स पेजेस पे जा रहे हैं। क्रॉल का मतलब कैसे, क्रॉलिंग कैसे करते हैं, यूं करके क्रॉल करते हो ना, तो ऐसे ही बॉट्स भी आते हैं आपके। बॉट्स क्या आप पढ़ते हैं, जैसे पेज पे जाता है सबसे पहले बॉट पढ़ता है H1 टैग क्या है, इंटरलिंकिंग कहाँ कहाँ पर है, H2 टैग कहाँ कहाँ पर है, तो उससे वो समराइज करता है, सारा पेज का कंटेंट नहीं पढ़ता एक साथ कि ये पेज किस बारे में है, ठीक है। कैनोनिकल यूआरएल, कैनोनिकल यूआरएल होता है, एक बंदा बहुत पहले भी एक कुछ पूछ रहा था कि मेरा पेज कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा था कि ये क्या प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट पे, तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो कैनोनिकल यूआरएल की थी, या तो उसने HTTP और HTTPS को जो रीडायरेक्ट करा था सही से रीडायरेक्ट नहीं करा था, HTTP भी खुल रहा होगा, HTTPS भी खुल रहा होगा, दैट कैन बी मल्टीपल प्रॉब्लम्स। अब वो कह रहा है कि बताओ, ऐसे बताना पॉसिबल नहीं होता है जब तक वेबसाइट का लॉगिन ना हो, या जहां से आप वो रिपोर्ट ले रहे हो उसका लॉगिन ना हो। कैनोनिकल कैन हैपन बाय मेनी वेज। अगर आप HTTP से HTTPS सही से रीडायरेक्ट नहीं करते हो तो भी कैनोनिकल है। अगर आपका एक पेज मल्टीपल वे में खुल रहा है, index.php भी खुल रहा है और होम से भी खुल रहा है, तो भी कैनोनिकल है। तो या तो कैनोनिकल को रीडायरेक्ट कर दो, दोनों का एक पेज बना लो, या फिर कैनोनिकल अगर आपकी मोबाइल फ्रेंडली है, अगर आपके मोबाइल की डिफरेंट यूआरएल है तो उसको मेंशन करना होगा, जो मैंने आपको कोड बताया था कि कैनोनिकल का रिलेशनशिप का कोड लगाते हैं, रियल कैनोनिकल करके, रियल इक्वल टू कैनोनिकल, और उसका यूआरएल डालते हैं जिसका वो पार्ट है, तो वो फिर गूगल उसको समझ आता है कि ये मोबाइल वर्जन है और ये डेस्कटॉप वर्जन है। इट प्रिवेंट्स, अब इसका फायदा क्या है, क्यों डालते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट इशू। अदरवाइज गूगल सर्च का आपको डुप्लीकेट बता देगा अगर आप कैनोनिकल नहीं यूज करोगे तो, ठीक है। वन इज क्रॉलिंग। क्रॉलिंग इज द प्रोसेस ऑफ गूगल सर्च बॉट्स डिस्कवर योर पेज एंड इंडेक्स। पहले डिस्कवर करेगा कि आपका पेज है भाई क्रॉलिंग से, और फिर इसको इंडेक्स करेगा अपने डायरेक्टरी में, गूगल डायरेक्टरी में उसको डालेगा कि भाई ये भी पेज है, इसको भी हम रैंक दे सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। अगर आप नया कंटेंट डाल रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो भी दोबारा क्रॉल करेगा कि न्यू कंटेंट आया है। अगर ये यूजर फ्रेंडली है तो उसको आगे कर देगा, अगर नहीं है तो थोड़ा पीछे रखेगा, करेगा मैं भाई। इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग के बाद इंडेक्सिंग होती है। पहला क्रॉलिंग होगा, आपका पेज गूगल क्रॉल करेगा, उसके बाद इंडेक्सिंग करेगा SCRP पे, ठीक है। ये सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे जो आता है वो इंडेक्सिंग के बाद होता है। आप कैसे चेक करते हो, साइट डबल डॉट लगा करके, साइट डबल डॉट और वेबसाइट का यूआरएल डाल दोगे तो आपका चेक कर लेगा कि कितनी वेबसाइट इंडेक्स हो रखी है गूगल में कि नहीं हो रखी है, कितने पेजेस हो रखे हैं, चेक करवाया था आपको मैंने, ठीक है। अगर आप नहीं पता है तो आपका, जब आप वीडियो चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा इंडेक्सिंग का। कीवर्ड डेंसिटी, एक टर्म्स आती है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ हाउ मेनी टाइम्स ए पर्टिकुलर कीवर्ड इज यूज्ड इन ए कंटेंट। एक पेज में अगर आपका कोई कीवर्ड है, जैसे मान लो एमबीबीएस इन चाइना, आपने वो कीवर्ड अपने कंटेंट में कितनी बार यूज किया है, एमबीबीएस इन चाइना, उसको कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इट इज यूज्ड। अब अगर आप ज्यादा डाल दोगे तो उसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। अगर आपने, अब हम बोलते हैं कि आपका कीवर्ड डेंसिटी बहुत, मतलब आपका कीवर्ड कंटेंट में एक या दो बार आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 बार डाल दिया। जब आप ऑफिस सबमिशन करोगे कहीं के लिए, एंकर टैग डाल, वहां से बैकलिंक लाओगे, उसमें जब आप कंटेंट डालोगे तो आपका कीवर्ड्स एक या दो बार यूज होना चाहिए। अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो उसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं, दो बार कर लिए, दो बार से 5 बार कर लिया, 10 बार कर लिया, कीवर्ड स्टफिंग को नेगेटिव ले लेता है। तो डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स इन ए पर्टिकुलर ब्लॉग और गेस्ट पोस्ट। एक चीज आती है डोमेन अथॉरिटी।
डोमेन अथॉरिटी गूगल का टर्म नहीं है, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी MOZ, मॉज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एससीओ को रैंकिंग, जो एससीओ रैंकिंग है ना, वो किस बेसिस पे, किस पैरामीटर में देती है, उसने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया है और वो मॉज रैंकिंग देता है वेबसाइट को ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑन पेज टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। वो रैंकिंग देता है मॉज 1 टू इन द स्केल ऑफ 1 to 100, 1 लीस्ट और 100 मोस्ट, टॉप मोस्ट, ठीक है। एक मतलब आपका वेबसाइट कूड़ा है उसके हिसाब से, मॉज के हिसाब से, और 30-40 होती है बेसिकली जो छोटी वेबसाइट्स होती है, अगर वो 30-40 है तो बहुत अच्छी होती है। 100 किसी का देता नहीं है ये, क्योंकि 100 किसी का वो मानता नहीं, किसी का, चाहे गूगल है चाहे फेसबुक है, वो उनको भी 99, 97, 90 में रखता है। तो ये मॉज का मैट्रिक्स है जो वो 1 to 100 में मेजर करता है। किस पे बेसिस पे मेजर करता है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑन पेज टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज। आपने ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ कितना अच्छा करा हुआ है, उसके बेसिस को वो आपको रैंकिंग देता है। जैसे जिसको कहते हैं डीए, किसी बोलते हैं भाई इसका डीए कितना है, इसका डीए ये है जी, कंपटीटर का डीए इतना आ रहा है जी, ठीक है। तो वो डीए आपको कंपटीटर को एनालाइज करते हो कि हमारे कंपटीटर का डीए कितना है, हमारा डीए कितना है। अब डीए बढ़ेगा कैसे? जब आप अच्छा ऑन पेज करोगे, टेक्निकल एसईओ अच्छा करोगे और ऑफ पेज रेगुलरली करते रहोगे अच्छा, तो आपका डीए इंप्रूव होगा। डीए ऑल्सो अफेक्ट, अगर आपका डोमेन एज, आपका वेबसाइट बहुत पुराना है, ठीक है, तो उसका डीए कंपैरेटिवली ज्यादा होगा जो बहुत टाइम से मार्केट में है। अब वो डीए आपकी वेबसाइट में कितने ट्रैफिक आ रहा है उसको भी वो डीए में डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उसका मैट्रिक्स मानता है, क्योंकि गूगल अगर आपका डीए कम भी है और आपके पास अच्छा खासा ट्रैफिक है तो आप रैंक में रहोगे। जरूरी नहीं है कि आपका डीए 40 है और कंपटीटर का डीए 30 है आप ही टॉप में रहोगे भाई, क्योंकि ये गूगल का मैट्रिक्स नहीं है, ये मॉज का है। तो कंफ्यूजन मत लेना कि अगर किसी का डीए 50 है और किसी का 40 है तो 50 वाला ही ऊपर रहेगा, 40 वाला नीचे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका वेबसाइट का बाउंस रेट कम है, ठीक है, यूजर फ्रेंडली है और ट्रैफिक ज्यादा है, तो आपका रैंक ऊपर रहेगा और फिर धीरे धीरे मॉज भी उसका डीए बढ़ा देगा। तो इट इज नॉट द ओनली पैरामीटर, लेकिन आपको मॉज क्या है और डोमेन अथॉरिटी क्या है, लेकिन इसको वी एज एसईओ प्रोफेशनल्स टेक इनटू कंसीडरेशन, इसको हम स्टडी करते हैं ताकि हमें हाउ वी हैव टू एसईओ स्ट्रेटेजी अगर बनाने में हमें काम आता है कि ऑफ पेज कहाँ करना है, कितना करना है, कोई तो आपको पैरामीटर होना चाहिए ना। ओके, वन इज, उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। भाई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? लॉन्गर कीवर्ड्स, जिसको आप प्राइमरी कीवर्ड्स भी बोलते हो, जो मोर स्पेसिफिक होते हैं। जैसे एमबीबीएस कंसल्टेंसी फॉर चाइना इन दिल्ली, मैं दिल्ली में बैठा हूं तो मेरे को जो एमबीबीएस कंसल्टेंसी देना चाइना के लिए, तो दिल्ली में जो हो वो चाहिए, ठीक है। मैंने क्या सर्च कर लिया? एमबीबीएस कंसल्टेंसी फॉर चाइना इन दिल्ली, ये क्या हो गया? ये आपका हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड, बहुत स्पेसिफिक हो गया। और लॉन्ग टेल कीवर्ड को लोग सेकेंडरी कीवर्ड भी बोलते हैं, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बहुत अच्छा बिजनेस देते हैं इन टर्म्स ऑफ एसईओ, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे भी रैंक होना बहुत जरूरी है। ये आपको, इससे ट्रैफिक कम आएगा कंपैरेटिवली, यूजर कम सर्च करेंगे, लेकिन वो स्पेसिफिक है तो उसको बिजनेस चाहिए, तो उसको वहां से कन्वर्जन आएगा। एक हमने पढ़ा था लोकल एसईओ, जिसको मैंने कहा था ये गूगल माय बिजनेस, GMB। वो क्या होता है?
आप मैप के अंदर अपना बिजनेस लिस्ट करते हो। जैसे अब कोई सर्च करना चाहता है कोचिंग क्लासेस नियर मी, MBBS कॉलेज नियर मी, आप कुछ भी आसपास रेस्टोरेंट नियर मी सर्च करना चाहते हो, पेट्रोल पंप नियर मी, तो आपका जो लोकल है ना, नाम, मैप, फोन नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, जिसको मैप कहते हैं। अगर कोई वो सर्च कर रहा हो तो वो गूगल माई बिजनेस से आता है। और जो उस पर जो प्रमोशन करते हैं उसको जो ऑप्टिमाइज करते हैं हम लोग, जो मैंने आपको बताया था कैसे उसका नाम लिखना है, रिव्यूज कैसे लेना है, ठीक है, रेगुलर कैसे अपडेट करते रहना है, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक aimed at improving visibility in local search results, often involving Google My Business। ठीक है, वो लोकल साइटेशंस करते हैं। लोकल साइटेशंस क्या होता है, उसका नेम सबमिट करते हैं, एड्रेस डालते हैं और फोन नंबर डालते हैं, मैप सबमिशन करते हैं, उसको लोकल साइटेशन भी कहते हैं। ठीक है, वो है लोकल एसईओ। तो आपसे कोई लोकल एसईओ भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई क्या है लोकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ ये सब हम पढ़ चुके हैं, आपको मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आप तैयारी कर सको अपने इंटरव्यू पर्पज से भी। और अगर आपने ये सब पढ़ लिया ना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो बंदा 6 महीने काम कर चुका है और आप फ्रेशर जाओगे तो आपको नॉलेज उससे ज्यादा ही होगी। टेक्निकल एसईओ क्या होता है, जो आप अपनी वेबसाइट में आप साइट स्पीड डालते हो, मोबाइल फ्रेंडली चेक करते हो, स्ट्रक्चर डेटा डालते हो, ठीक है, आपका ये मैप्स वगैरह अपलोड करते हो, रोबोट फाइल डालते हो, ऑल दिस कम्स अंडर टेक्निकल एसईओ। एक चीज आती है स्कीमा, ये मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला था, जब आपका एसईओ स्ट्रेटेजी और स्कीमा और रिच स्निपेट ये दोनों इंटरलिंक है, रिच स्निपेट एंड स्कीमा। ठीक है, पहले रिच स्निपेट की बात करते हैं। एक बार गूगल पे आते हैं, गूगल पे आते हैं और हम लिखते हैं सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग नोएडा। मैं आपको जो भी दिखाता हूं मैं वो अपना काम किया हुआ दिखाता हूं। आप हमेशा नोटिस करना ये चीज कि हम आपको जो भी दिखाते हैं ना, हमने जो किया हुआ है स्कीमा वगैरह वही दिखाते हैं आपको। ये जो है रेटिंग आ रही है ना, वो सारा रेटिंग आ रहा है, कहीं कहीं आपको प्राइस दिखता है। ठीक है, अगर आपका ऑनलाइन अगर दिखेगा ना तो उसका प्राइस दिखेगा। ठीक है, प्राइस रेंज जैसे ये दिखा रहा है, स्टार्ट फ्रॉम 10,000। तो ये जो एडिशनल जो आपको रिजल्ट्स दिखते हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अलावा, तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो यहीं तक है ना, ये डिस्क्रिप्शन है और ऊपर वाला टाइटल है, नीचे जो आपको दिख रहा है ये एडिशनल रिजल्ट्स है। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ जिसमें मैंने किया है, ये जो आपको दिखा रहे हैं ना, ये नीचे नीचे वाला लाइन, ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑन पेज। जो स्टार रेटिंग आ रही है वो सारे वो इसका पार्ट नहीं है, इसको आप क्या कहते हो, स्कीमा। हो क्लास में आप लोग या मैं अकेले ही लगा हुआ हूँ? सर प्लीज शेयर द टर्मिनोलॉजी आफ्टर द क्लास। भाई आपको वीडियो लाइव मिल जाएगा, ठीक है, वहां आप देख लेना, थोड़ा मेहनत आप भी करो ताकि हमें भी पता रहे कि आप लोग चेक कर रहे हो, पढ़ रहे हो, हमें थोड़ा कहीं तो आइडिया मिले। जी सर। ठीक है, सिक्स सिग्मा पे अगर आप आते हो तो ये जो हम पढ़ रहे थे ये क्या है, ये आपका रिच स्निपेट इसको बोलते हो आप, जो आपको दिख रहा है रिजल्ट जो दिख रहा है, आता कैसे, स्कीमा से आता है। ये जो हम एडमिन में डालेंगे ना, दिख रहा है वो रिच एनहेंस सर्च रिजल्ट्स फीचरिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक रेटिंग, रिव्यूज, इवेंट डिटेल्स, ऑफन दैट इज रिच स्निपेट। आता कैसे, वो स्कीमा से आता है। स्कीमा इज ए, अब स्कीमा क्या है, स्कीमा एक
माइक्रो डेटा कोड डालता है या JSON-LD, दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बनाया था। ये जावास्क्रिप्ट है बेसिकली, एक जावास्क्रिप्ट कोड है जो हम वेबसाइट में डालते हैं। HTML वेबसाइट होगा तो उसको वेबसाइट में प्लेस कर देंगे, CMS होगा तो प्लगइन आती है माइक्रो डेटा की, या आप डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिखोगे, जैसे SEO का प्लगइन है ऐसे उसका आता है, तो उसमें आप स्टार रेटिंग या ये सब लगा सकते हो। अब इसमें ये HTML वेबसाइट है, इसमें हमने कोड करके डाला हुआ है, जिसका मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप ये सर्च करोगे ना ये वाला बोर्ड का पार्ट, तो आपको कोड निकल आएगा कंट्रोल यू में देख करके। ये बेसिकली आपका स्कीमा यही होता है। ये देखो रेटिंग, ये देखो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से ये हमने कौन सा डाला, JSON-LD का स्क्रिप्ट। अगर आप देखोगे ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, LD प्लस JSON। दो ही तरह के आते हैं, एक माइक्रो डेटा है, एक JSON-LD है। यहां तक ये स्क्रिप्ट है जो आपको यहां दिख रहा है, कंट्रोल C, और ये मेरा जो हमने ये जो स्क्रिप्ट है ना यहाँ पे, ये स्क्रिप्ट है। अब अगर हमारे पास और कोई वेबसाइट है जो HTML वेबसाइट है, हम क्या कर सकते हैं, इसी को एडिट कर सकते हैं। कंटेंट टाइप, स्कीमा टाइप, ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है भाई, टाइटल नेम क्या है, आपका जो नेम होगा वो यहाँ डाल दोगे। ठीक है, अगर कोई इमेज का नाम है वो भी डाल दोगे, डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया, ब्रांड का नाम डाल दिया, एग्रीगेट रेटिंग डाल दिया, ठीक है, रेटिंग वैल्यू डाल दिया 4.8 या आपको 4.5 जो भी आपको डालना है वो एडिट कर दिया। बेस्ट रेटिंग क्या है 5 और वोरेस्ट क्या है 1। रेटिंग काउंट आप इसको एडिट कर दो अपने हिसाब से, कितने लोगों ने रेटिंग किया है, 500-600 लोगों ने। और ये आपको कहाँ प्लेस कर देना, HTML वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन के नीचे। ठीक है, आपका यहाँ टाइटल डिस्क्रिप्शन आ रहा है उसके नीचे प्लेस कर देना, और फिर आपका ये HTML वेबसाइट में काम कर जाएगा। आप यहां तक हो मेरे साथ? जी सर। इसको क्या कहते हैं, जो ये जो कोड है इसको क्या कहते हैं, स्कीमा। अब इस कोड को डालने से जो आगे रिजल्ट आपको दिखेगा, सर्च रिजल्ट जो दिखेगा आपको, ये जो दिख रहा है स्निपेट, स्निपेट रिच रिजल्ट्स। आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन दिखा यहां तक, सिर्फ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखा आपको इन टर्म्स ऑफ वोट्स, रेटिंग, प्राइस या इवेंट या कोई नया बैच का डेट, वो सब क्या आया, स्निपेट। और लिखा कहां हमने, स्कीमा के अंदर। ठीक है, रिच स्निपेट, और ये समझ आया। अगर सर ये कोड जो मैंने आपको पूरा करवाया नहीं था उस दिन, ये आपका रिच स्कीमा मार्कअप इधर है और ये कोड है उसका। ठीक है, ये पूरा कोड है, यहां से शुरू करते हो आप। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें रखी है मैंने, ये कोड गूगल का दिया हुआ है। आप किसी, अच्छा एक चीज और है, आपने ये स्कीमा डाल दिया, अब गूगल का प्रेरोगेटिव है उसको दिखाना है नहीं दिखाना है। हो सकता है ये अब ये दिखा रहा है, 4 दिन बाद हटा भी सकता है, इसकी मर्जी है, ये आप इसको फोर्स नहीं कर सकते गूगल को कि वो दिखाए। तो ये मे और मे नोट है, विजुअल हो नहीं हो, आज दिखा रहा है कल दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, तो आपका इस पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन जनरली ये हटाता भी नहीं है जब तक आप कोई बैड प्रैक्टिस ना करो, या आप ग्रेप एसईओ ना करो, ब्लैक हैट एसईओ ना करो, तब तक वो हटाता भी नहीं है। सर एक क्वेश्चन था सर। बोलो भाई। जैसे सर ये कोड है, ये कोड हमें कहाँ से मिलेगा सर? हा? ये कोड है ना, जैसे हम HTML की वही वेबसाइट बनाएंगे उसमें डालेंगे, तो ये कोड पता होना चाहिए ना कि कोड कहाँ से मिलेगा सर ये पूरा? कोड तो गूगल से, ये लिखो ना यार, स्कीमा अभी जो मैंने डाला हुआ है स्कीमा कोड, ये आपको इधर गूगल सारा कोड आपको डेवलपर गूगल दे देता है, इधर से कोड सारा मिल जाएगा ना। आपको कस्टमाइज करना है, मैं आपको कस्टमाइज करके दिखा रहा हूँ, ये आपको दिखा रहा है ना, ये माइक्रो डेटा, ये JSON-LD,
और ये माइक्रो डेटा, जो आपको यूज करना है यूज कर लो उसको कस्टमाइज। ये दिखा कोड आपको यहाँ, प्राइस रेंज डालना है डॉलर में प्राइस रेंज डाल दो, नंबर दिखाना नंबर डाल दो, एड्रेस दिखाना एड्रेस डाल दो, जो दिखाना है वो एड्रेस आपका यहाँ से डाल दो। ओके सर, ओके। ठीक है, ये कोड आपका पड़ा है। ये माइक्रो डेटा है और ये जेएसएनएलडी है, ये जेएसएनएलडी है, कोई एक आप यूज कर लो। ठीक है सर, ओके। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि एचटीएमएल आपके पेज में ऑलरेडी डला होगा, हेड भी ऑलरेडी डला हुआ है, तो आपको वो सब रो चीजें नहीं डालनी है, बस इधर स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट तक डालना है। ठीक है, बाकी तो ऑलरेडी आपके पेज में है ना। यस सर, यस सर। ऑल्ट टेक्स्ट आपका हो गया था, नेक्स्ट आपका कैनोनिकल इंडेक्सिंग भी हो गया, लॉन्ग टेल लोकल एसईओ भी हो गया। इधर से हम लोग हटे फ्रॉम करंट स्लाइड, रिच स्कीमा रिच स्निपेट, ओके क्लियर है ना भाई? यस सर। अब आता है कीवर्ड कैनाबलाइजेशन। कैनाबलाइजेशन कोई मतलब जानता है इसका मतलब क्या होता है? नो सर। कैनिबल होता है जो खाता है, जो खुद को खाता है या दूसरी चीज को, जैसे पैरासाइट होते हैं जो किसी और चीज को खाते हैं। अब कीवर्ड खाता है, किसको खाता है? व्हेन मल्टीपल पेजेस ऑन ए वेबसाइट टारगेट द सेम कीवर्ड, आपने 2-3 पेज बनाए और सारे 2-3 पेज पे सेम कीवर्ड टारगेट हो गए, तो वो एक दूसरे को खाएंगे ना भाई, एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे ना, यस सर। आपस में ही कंपटीशन करोगे यस ना। सर, अगर यस सर। आपने एमबीबीएस चाइना के अलग अलग 2-3 पेज बना लिए तो आप तो अपने से कंपटीशन कर रहे हो, आपने सेम कीवर्ड यूज कर लिए तो हो गया कीवर्ड्स कैनिबलाइजेशन। ठीक है, जब आप अपना नुकसान खुद करते हो तो उसको बोलते हैं कैनिबलाइज। क्या बोलते हैं? कैनिबलाइज। कैनिबलाइज। आप कीवर्ड्स आपको ही कंपटीशन दे रहे होते हैं तो हो गया कीवर्ड्स कैनिबलाइजेशन। कंटेंट साइलोज, अब एक टर्म आती है कंटेंट साइलोज, ए मेथड ऑफ स्ट्रक्चरिंग कंटेंट ऑन ए वेबसाइट इनटू रिलेटेड ग्रुप्स टू इंप्रूव टॉपिकल रिलेवेंस एंड एसईओ परफॉर्मेंस। जब आपका कंटेंट राइटर स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट लिखते हो, पैराग्राफ बड़ा बड़ा नहीं डालते हो, ठीक है, छोटा छोटा लिखते हो, हेडिंग डालते हो और चीज का अच्छे से स्ट्रक्चरिंग करते हो, ग्रुप बना देते हो, उसको बोलते हैं साइलोज। जैसे अनाज के भंडारण करते हैं ना, अनाज का गेहूं का अलग, क्या बोलते हैं उसको, स्टील कंटेनर जो होता है साइलोज बोलते हैं, बड़े बड़े। ऐसे ही जब आप कंटेंट को अच्छे से ग्रुप करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? कंटेंट साइलोज। एक आता है 301 रीडायरेक्ट। पहले तो 301 होता क्या है? जब आप वेबसाइट चेंज करते हो, फिर से बनाते हो, और आप यूआरएल, जैसे मान लो आपका यूआरएल था पहले abc.com/China MBPS, और आपने यहाँ बना दिया पेज, इसी को आपने क्या किया, abc.com/MBBS आपने नया पेज बना लिया, MBBS इन चाइना, थोड़ा और रिलेवेंट बना दिया पेज को अपनी कीवर्ड क्वेरी के हिसाब से। तो अब का आपका क्या है, ये चेंज हो गया, पुराना पेज से नया पेज में बन गया, ठीक है ना। लेकिन आपने तो सारा ऑफ पेज, जो भी आपने ऑफ पेज किया हुआ है वो तो सारा पुराने पेज में किया हुआ भाई। अब आपने नया पेज बना दिया,
अब आप क्या करते हो, परमानेंटली गूगल को कहते हो कि अगर कोई भी ट्रैफिक इस पे आता है, पुराने पेज पे आता है, हमको क्या करना है, रीडायरेक्शन लगा लेना है नए पेज पे। उसको कहते हैं 301 रीडायरेक्ट। क्या कहते हैं उसको? व्हेन वी मूव ए पेज परमानेंटली टू ए न्यू पेज। अब अगर हम डालेंगे, अगर हम एमबीबी चाइना वाला पुराना पेज खोलेंगे तो हमको गूगल बाय डिफॉल्ट नए पेज में लेके जाएगा। उससे क्या होगा, उससे आपका लिंक जो अपने आप पेज किया है वो लॉस नहीं होगा, और जो लोग पुराने पेज पे जा रहे हैं वो नए पेज में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वो हो गया 301 रीडायरेक्ट। ठीक है, हाँ गए भाई, तुम लोगों को भी बार बार देखना पड़ता नहीं तो। अगर हाँ सर मान ठीक है। लीजिए, सर एक क्वेश्चन, हाँ सर जैसे हमने रीडायरेक्ट हटा दिया, मतलब पहले हाँ, हटा दिया। कोई पोस्ट लिखा या कोई पेज है हमारा जिसका रीडायरेक्ट बनाया, लेकिन हाँ, एकदम से उसको हटा दिया तो वो क्रॉल नहीं होता है सर? रीडायरेक्ट ये 301 तो परमानेंट रीडायरेक्ट है ना, उसको हटाओगे थोड़ी तो लगा रहेगा भाई। अच्छा 301 का मतलब क्या है, परमानेंट रीडायरेक्ट। अब आप परमानेंटली, आपने अपना घर बदल दिया है, आप पहले रहते थे ए ब्लॉक में, अब आप परमानेंटली चले गए हो बी ब्लॉक में, वही केस है आपका। परमानेंटली पहले जो पेज था, अब आपने दूसरा पेज बना लिया है, तो आपने परमानेंटली रीडायरेक्ट कर लिया है, तो हटेगा नहीं। ठीक है सर। वो आप सी पैनल से भी लगा सकते हो, इधर जब जाओगे ना सी पैनल में, जैसे हाँ इधर सर। आओ, ये आपका सी पैनल है। ठीक है, इसमें सी पैनल में ऑप्शन होगा कहीं रीडायरेक्ट का। ऊपर ही रीडायरेक्ट, आता है सर। हाँ यहीं पे। इसमें आपका ये आया रीडायरेक्ट का। ये ठीक है, रहा। हाँ सर। अब आपका परमानेंट यहां से ऐसे आपने पिक किया। ठीक है, किसको रीडायरेक्ट करना है भाई? जैसे आपने अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, वेलिएंट पे काम कर रहे हैं ना, वेलिएंट का। अब जैसे आपका पुराना पेज क्या था, अबाउट अस, ये आपका अबाउट अस पुराना पेज है। रीडायरेक्ट टू, आपने नया, जैसे मान लो आपने नया क्या बनाया है, नया आपने बनाया है वेलिएंट, edu.com/about अस, ऐसे बना दिया आपने मान लो। तो आप इसको क्या करोगे, ऐड कर लोगे। अब क्या हो गया, ये परमानेंटली ऐड हो गया सी पैनल से। अब कोई भी यूजर इस वाले पेज में जाएगा ना, तो जी वो सर। इस पे चला जाएगा डायरेक्टली। आपने ये इसको ऐड कर दिया, और यही चीज फिर आपने साइट में भी अपडेट कर दी। अब होगा क्या, इसका फायदा क्या है कि यूजर ना, जिसको आपका पुराना यूआरएल पता है, या जो आपने ऑफ पेज पुराने यूआरएल पे कर रखा है, वो पास ऑन हो जाएगा नए यूआरएल पे। जैसे ही कोई भी पुराना यूआरएल हिट होगा, आपका नया यूआरएल उसके कोरस्पॉन्डिंग न्यू, नो प्रॉब्लम इन इंग्लिश। ठीक है सर। हाँ, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था आपके मैसेजेस में ना। तो ये जो आपका जो रीडायरेक्ट है न्यू पेज में, वो फिर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक उस पे लैंड होगा। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि एक तो आपका रैंक हटेगा नहीं, आपने जो ऑफ पेज कर रखा है वो नहीं रिमूव होगा, तो आपने वेबसाइट का रैंक बिना हटे वेबसाइट को इंप्रूव कर दिया। अब बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट को पता ही नहीं होता, वो वेबसाइट रीडिजाइन करते हैं, उनका रैंक चला जाता है। तो रैंक इसलिए जाता है कि आपने रीडायरेक्ट नहीं लगाया। अब रीडायरेक्ट बहुत तरीके से लगता है, मैंने आपको एक सी पैनल से दिखा दिया। ठीक है, एक आपका रीडायरेक्ट का कोड आप जो सी पैनल से डाला, ऐसे ही कोड बना करके रूट फोल्डर में डाल दो, सी पैनल से लगा लो। ठीक है, डब्ल्यूएचएम पैनल से, बहुत सारे तरीके हैं रीडायरेक्ट करने के। तो ये 301 परमानेंट रीडायरेक्ट हो गया। ठीक है भाई। अच्छा सर, 301 परमानेंट रीडायरेक्ट हो गया, तो जो 404 है सर,
तो वो परमानेंट रीडायरेक्ट नहीं होता। 404 होता क्या है पहले ये तो बताओ। नहीं, एरर आता है सर, जैसे अभी क्या आपने मैं बताया था। पूछ रहा हूँ 404 एरर क्या होता है? 404 कोई रीडायरेक्ट थोड़ी है, वो एरर है। क्या एरर है वो पता है आपको? अरे हाँ नाम में तो जवाब दो भाई, पता है कि नहीं? नहीं सर, ध्यान में हाँ, नहीं है। वो पेज नोट फाउंड होता है। वो पेज बना ही नहीं है, पेज लेट हो गया है। वो ओके वो पेज नोट फाउंड है। आपने पहले पेज बनाया था, वो हटा दिया है ओके या गलती से हट गया है, तो वो 404 है, पेज नोट फाउंड है। वो 301 रीडायरेक्ट नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, अब कोई डाउट किसी को? नहीं सर। अब अगर आप पेज में रीडायरेक्ट नहीं लगाओगे तो वो 404 एरर दिखाएगा। फिर अगर आपने नया पेज, ये सारे नए पेज बना दिए और उसमें रीडायरेक्शन नहीं लगाया है, अगर कोई पुराने यूआरएल में जाएगा ना तो उसको वो फिर 404 एरर दिखाएगा। और अगर वो 404 एरर है तो आपका रैंकिंग डाउन करता जाएगा। तो आप कैसे हटाओगे? या तो वो पेज है ही नहीं तो उसका फिर साइट मैप से लिंक हटा दोगे। अगर वो पेज था पहले, अब आपने उसका नया पेज बना लिया है तो उसको रीडायरेक्ट कर दोगे। ठीक है, अब आते हैं 404 में। नॉट फाउंड मतलब पेज फाउंड नहीं हो रहा है। या तो पेज पहले था अब नहीं है, या आपने साइट में फालतू का लिंक दे दिया जो होगा नहीं पहले। तो उसको, अगर वो पेज पहले था अब नए पेज में चला गया है तो उस पर रीडायरेक्ट लगा दो 301। अगर वो पेज है ही नहीं तो उसको सारे रिकॉर्ड से, आपकी जो साइट मेमोरी है, अगर कहीं पेज में लिंक लगा हुआ है और वो पेज है नहीं तो हटा दो सब जगह से, ताकि वो गूगल उस एंकर टैग जहां जहां लगा हुआ है ना, एंकर टैग हटा दो। एंकर टैग समझ रहे हो ना? अब आती है ब्लैक हैट एसईओ। जो प्रैक्टिस मैंने अभी आपको बताई है वो है व्हाइट हैट। आप ये प्रैक्टिस ना छोड़ करके कोई और प्रैक्टिस यूज करते हो रैंक करने के लिए, उसको कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ। फॉर एग्जांपल कि आपने अपने वेबसाइट का लिंक एक पॉर्न वेबसाइट में छोड़ दिया, या पॉर्न लिंक लगा दिया कि, और बता दिया कि ये पॉर्न वेबसाइट है, तो उसमें बहुत ट्रैफिक आ गया, जबकि पॉर्न वेबसाइट है नहीं। ट्रैफिक तो आ गया लेकिन आपका, अब गूगल ने पकड़ लिया कि भाई ये तो प्रैक्टिस अच्छा नहीं है। यूजर को आप वेबसाइट पे लेकर आए उनको किसी और टेक्निक से, जो कि प्रॉपर एसईओ टेक्निक नहीं है। आपने कंटेंट किसी का कॉपी करके कर लिया, आपने लिंक कहीं गलत वेबसाइट में डाल दिया अपने, ठीक है, और आपका रैंक आ गया, तो वो होती है ब्लैक हैट एसईओ प्रैक्टिसेस। आपने एल्गोरिथम, गूगल एल्गोरिथम में कोई लूपहोल निकाल दिया, उसको क्रैक कर लिया और आपने उस तरह से मैनिपुलेट करके आप अपना रैंक लेकर आ गए, वो ब्लैक हैट आती है। और वो जैसे ही गूगल ने पकड़ा आपके वेबसाइट को, वो बैन कर देगा, कभी रैंक नहीं आएगा। तो वो ब्लैक हैट कभी करना नहीं है। नाम सिखाते हैं ब्रेड क्रम नेविगेशन। एक टर्म्स आती है ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम क्या होता है? कोई जान? पता तो नहीं है, लेकिन हाँ सुना बहुत है सर। सुना बहुत है। जब आप इंटरनल पेज में जाते हो किसी भी वेबसाइट में, ये जो नेविगेशन आ रहा है ना यहाँ पे, होम, सिक्स सिग्मा, पाथ जो दिखता है पेज का, हाँ सर। ठीक है, उसको कहते हैं ब्रेड क्रम। जैसे आप अमेज़न पे जाओगे, आप चले जाओ किसी भी प्रोडक्ट पे, मैं चला गया, मान लो क्या आइटम है ये, स्पीकर पे चला जाता हूँ, इस पे चला गया। अब ये कहाँ पड़ा है? माइक्रोफोन के अंदर पड़ा है, फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में पड़ा है। ये जो यहाँ पे आ रहा है ना पाथ, इस पाथ को कहते हैं ब्रेड क्रम। यस कि भाई ये इसका कैटेगरी में है और ये इसकी मेन कैटेगरी है। ये जो ऊपर यूआरएल, क्लिकेबल यूआरएल आते हैं, जी ये सर। क्या है? ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम।
जो इंटरनल लिंक्स आपको सर्च ट्रेल पे दिखाते हैं अराउंड योर पेज, दैट इज ब्रेड क्रम। अब आता है कोर वेब वाइटल्स, जो पूछ भी रहा था एक लड़का उससे। अब ये क्या है? अब ये गूगल सर्च कंसोल की मैट्रिसेस है दैट आर पार्ट ऑफ गूगल पेज एक्सपीरियंस। वो सिग्नल्स है यूज्ड टू मेजर योर एक्सपीरियंस, वो यूजर एक्सपीरियंस को मेजर करता है। ठीक है, कैसे? आ जाओ इधर फिर से। अभी इसका तो कुछ आएगा नहीं, अभी जिसको डेटा ही नहीं आया कोर वाइटल्स। ठीक है, इस पे आते हैं जिस पे आएगा। तो किस पे आएगा? इस पे आएगा। कोर वेब वाइटल्स पे आए। अब ये जो इसने रिपोर्ट दिया, ये एक्सपीरियंस बताया इसने। ठीक है, अब ये LCP, LCP CLS तो कुछ है नहीं। LCP बता रहा है 2.5 सेकेंड। जो कंटेंट पब्लिश होने में जो टाइम लगा लॉन्गर देन 2.5 सेकेंड जो उसने बताया, वो LCP बता दिया इसने। ठीक है, मतलब 2 सेकंड से ऊपर का टाइम जा रहा है इस URL में। ये जो इमेजेस वगैरह जो टाइम गया पब्लिश होने में, वो मोर देन 2.5 सेकंड्स गया। ठीक है, अब अगर आप ये चीज देखोगे ना, LCP का जो फुल फॉर्म होता है, LCP गूगल सर्च कंसोल में, तो वो है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। जो आपका मैक्सिमम टाइम लगा आपके लास्ट कंटेंट को पब्लिश होने में, वो जो टाइम है वो अगर फर्स्ट 2.5 सेकंड से ऊपर है तो उसको इश्यू दिखा देता है। ठीक है, आपका जो ये टाइम लिया इसने, जबकि ये बहुत तेज है। ठीक है, तो इस पेज में इसने LCP बता दिया। ये कोर वेब वाइटल्स का पार्ट आता है, लेकिन ये अभी तक हम इसको इतना सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं मानते हैं कि इससे हमारा SEO इम्पैक्ट हो नहीं रहा है, क्योंकि ये ब्लॉग का पार्ट है और ये करीब जो वेब पोर्टल है ये 2000 पेजेस के ऊपर का है। अब इसको ठीक करने का एक तरीका है कि हम CDN लगा सकते हैं। CDN क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसका कॉस्ट आता है करीब पर मंथ 10,000 15,000। उससे क्या होता है कि ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है, जो आपका वाइटल कंटेंट होता है उसको स्टोर कर लेता है अपने पास टेम्पररी मेमोरी में। जो काम आपका रैम करती है ना लैपटॉप में, वही काम आपका CDN करता है सर्वर के केस में, और वो आपके कंटेंट को फिर जल्दी पब्लिश करता है। ठीक है, तो वो उसका यही तरीका है कि आप उसमें CDN लगाओ तो आपका ये जो CLP है वो इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन ये हर कोई लगा नहीं पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता है। अब नेक्स्ट आता है डू फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो बैकलिंक होता है जब आप बैकलिंक बनाते हो तो उसमें मैक्सिमम वेबसाइट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स आपको डू फॉलो बैकलिंक देती है, जिसमें वो आपका पेज रैंक ट्रांसफर करता है अपना। ठीक है, जिससे आपको रैंकिंग में हेल्प मिलती है। ठीक है, उसको कहते हैं डू फॉलो बैकलिंक। और एक होता है नो फॉलो, जिसमें वो अपना ट्रांसफर नहीं करता है, पेज रैंक ट्रांसफर नहीं करता है, करता कुछ नहीं है, एक HTML टैग डालता है रैंक लिंक के आगे। अगर डू फॉलो लिख देगा तो ट्रांसफर करेगा, अगर नो फॉलो लिख देगा तो ट्रांसफर नहीं करेगा। एक आता है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी होता है कि भाई आपने
कितने फ्रिक्वेंटली एक कीवर्ड को यूज करा है एक कंटेंट में। अपना आपका एक पेज है, ठीक है, आपने अगर कीवर्ड 5 बार यूज कर लिया, 6 बार यूज कर लिया, तो आपकी कीवर्ड डेंसिटी हाई हो गई, वो ठीक नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी है आपके कीवर्ड की आपके वेबसाइट कंटेंट में। कीवर्ड्स डिफिकल्टी, ये जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे पहले लेक्चर में, तो हमने गूगल कीवर्ड प्लानर में देखा था, वो बता रहा था आपको कि कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, लो है, हाई है। तो डिफिकल्टी का मतलब है कि वो एक एस्टिमेट दे रहा है आपको कीवर्ड को रैंक करने के लिए, कि ये रैंक करने के लिए डिफिकल्ट है या इजी है, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी इज एन metric provided by various SEO tools intended to estimate a keyword's ranking difficulty. अगर बहुत लोगों ने उस कीवर्ड को यूज करा हुआ है, बहुत लोग उस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, तो वो डिफिकल्ट है रैंक लाने में, तो वो आपके जो SEO टूल्स होते हैं जैसे HREF है या आपका वो मॉज है, तो आपको हर कीवर्ड का बता देते हैं कि डिफिकल्ट है कि नहीं है। एक होता है कीवर्ड स्टफिंग, आप अपने कीवर्ड को, अब आप कीवर्ड की डेंसिटी बढ़ा दोगे, बार बार डाल दोगे, उसको रिपीट कर दोगे, तो उसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं, ठीक है, बार बार कर दिया। एक होता है लिंक बेट, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ये चीज को। बेट का मतलब क्या होता है? बेट होता है जब कोई मछली पकड़ने जाता है ना, तो आगे छोटा सा मछली लगाता है बड़ी मछली को पकड़ने के लिए, और बड़ी मछली उसको देख करके फंस जाती है उसके कांटे में, वो बेट होता है। तो लिंक बेट क्या होता है कि आपने सोशल मीडिया में आर्टिकल में एक इमेज लगा लिया बढ़िया सा, और टाइटल दे दिया कुछ अट्रैक्टिव सा, और जब वो क्लिक किया तो अंदर उसको कुछ और ही मिल गया। देखा होगा आपने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे वो इतना सा इमेज लगा लेते हैं, अट्रैक्टिव सा इमेज किसी न्यूज का कि ये हो गया, या आप ऐसे समझ लो, कुछ लोग कहते हैं विराट कोहली लंदन में शिफ्ट हो गए हैं, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं ऐसे करके। उसका मतलब क्या है कि क्या वो सवाल पूछ रहा है कि क्या हो गए कि नहीं हो गए। आपको लगेगा आप फटाक से क्लिक कर लोगे और उसमें पूरा लिख लिएगा कि भाई विराट कोहली ने लंदन में घर ले लिया है, अब लोग कह रहे हैं कि शायद वो शिफ्ट करेंगे, वहीं रहेंगे, ये देखो विराट कोहली, लोग तो वहां के लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, दुनिया भर का कंटेंट डाल दिया लिखने के पढ़ने के लिए। तो लिंक बेट क्या उसने यूज किया कि विराट कोहली, उसने ऐसा बताया कि रह रहे हैं, आपको और फोटो लगा दिया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया सही में रह रहे हैं। वो क्या होता है? वो लिंक बेट होता है, ठीक है। लिंक बिल्डिंग, जो आप बैक लिंक बनाओगे SEO पेज में, उसको लिंक बिल्डिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग योर वेबसाइट लिंक ऑन अदर वेबसाइट्स। लिंक जूस, जो आपको बैक लिंकिंग से जो आपको डू फॉलो लिंक मिलता है और वो अपना वैल्यू पास करते हैं, उसको कहते हैं लिंक जूस, ठीक है। बैक लिंक जब आप बनाते हो और अगर वो डू फॉलो लिंक है, तो डू फॉलो लिंक आपको उस वेबसाइट का, आपको जो उसकी वर्थ है, जिसकी वैल्यू वो पास करते हैं, लिंक जूस है, उसने आपको फायदा दे दिया बैक लिंक का। अगर नो फॉलो है तो लिंक जूस नहीं मिलेगा, अगर डू फॉलो है तभी लिंक जूस मिलेगा। लोकल साइटेशन, अभी जो हमने पढ़ा था गूगल माय बिजनेस में, जिसको हमने नैप भी बोला था, ठीक है। फोन नंबर और एड्रेस को जब आप प्रमोट करते हो गूगल माय बिजनेस में, तो उसको लोकल साइटेशन कहते हैं। इज अ मेंशन ऑफ योर बिजनेस नेम। जब भी आप किसी वेबसाइट्स में अपने बिजनेस का नेम, नंबर और एड्रेस डालते हो, ताकि आपका लोकल प्रमोशन हो, आपका गूगल माय बिजनेस प्रमोट हो सके, उसको कहते हैं नेम। मैनुअल एक्शन, मैनुअल एक्शन होता है गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल में आपका इधर आप जाओगे, एक कॉलम बना होता है, इधर कहीं होगा, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन का, ये है मैनुअल एक्शन। अगर कोई इशू डिटेक्ट होगा
आपके कोई बैक लिंक ऐसी साइट से आ गए जो गूगल ने पेनलाइज कर रखी है, या आपके किसी पेज में वायरस आ गया, आपको कोई लिंक हटाना है, डिलिंक करना है, तो आपने किसी से लिंक बाय किया था 2016 में, ठीक है, मान लीजिए, अब वो लिंक पेनलाइज हो गया, अब गूगल उसको स्पैम मान रहा है, तो स्पैम से आपने बैक लिंक लिया है तो आपको वो इंडेक्स देगा ना, तो आप उसको हटाना चाहते हो तो आप उसको मैन्युअली यहाँ से हटा सकते हो। लेकिन अभी इसमें कोई इशू है नहीं, तो आपको वो जो इशू आएगा यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वो आपके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा होगा तो वो मैनुअल एक्शन में आ जाएगा, फिर उसको आप वहां से हटा दोगे। नो फॉलो टैग जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, एक डू फॉलो होता है, एक नो फॉलो होता है, ठीक है। अगर नो फॉलो है तो आपको रैंकिंग पर्पस के लिए वो नहीं है, आपको रैंकिंग में इंपैक्ट नहीं देगा, क्योंकि आपको वो लिंक जूस आपके लिए वो दे नहीं रहा है, पास ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर लिंक जूस नहीं मिल रहा है, लिंक जूस क्या था, बेनिफिट जो आपके उस वेबसाइट जहां आपका बैक लिंक है, उस वेबसाइट का जो बेनिफिट है रैंक का, वो आपको नहीं मिल रहा है, वो बेनिफिट है लिंक जूस। आउटबाउंड लिंक होते हैं जो हमने एक्सटर्नल लिंक की बात करी थी, जो आपकी वेबसाइट से बाहर जा रहे हैं दूसरे पेजेस में, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल की हमने बात करी थी, तो जो एक्सटर्नल लिंक है वो है आउटबाउंड लिंक। पेज स्पीड हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, गूगल स्पीड टूल में डाल करके, द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर ए वेब पेज टू लोड होने में कितना टाइम लगता है, उसको आप पेज स्पीड कहते हो। सर्च टर्म या सर्च क्वेरी या कीवर्ड एक ही चीज है, ठीक है। सर्च फ्रेम, सर्च फ्रेज, सर्च क्वेरी या कीवर्ड जो आप एंटर करते हो गूगल में, उस सबको कहते हैं। एक चीज आता है सब डोमेन। सब डोमेन आपका मेन डोमेन का पार्ट होता है। आप चाहते हो कि मेरा एक बिजनेस है, उसमें एक वर्टिकल यूज करना चाहता हूं, अब मैं शॉपिंग का भी बनाना चाहता हूं इसके अंदर ही, तो आप चाहते हो कि मैं नया डोमेन ले करके इसी में काम करूंगा जी। जैसे मान लो ये वेबसाइट है, अब इसमें एक और है ना, इसमें ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है जो ये सब आइटम बनाती है, ठीक है। अब ये चाहता है कि भाई मैं इन सब आइटम्स को ऑनलाइन भी बेचना चाहता हूं, लेकिन मैं अलग डोमेन नहीं लूंगा, इसी में ही करूंगा, लेकिन अलग भी रहे वो, तो वो शॉप का बना दिया इसने। और अगर आप देखोगे अब यहाँ पे क्या लिखा गया, shop.insuling.com, ये एक सब डोमेन बन गया, विच वर्क्स जस्ट लाइक ए डोमेन, ठीक है। सब डोमेन एक डोमेन की तरह ही काम करता है, लेकिन आपको अलग से डोमेन बाय करने की जरूरत नहीं है, आपके मेन डोमेन के अंदर ही है। और ये इसका हर चीज अलग है, इसका वेबसाइट भी अलग है, इसका एनालिटिक्स भी आप अलग अलग बना सकते हो, इसका सर्च कंसोल सब चीज अलग बना सकते हो, इसका ऑफ पेज भी अलग कर सकते हो। मतलब बिना डोमेन लिए एक और वेबसाइट आपका बन गया आपके सेम नाम पे, shop.insuling.co.in। ये आपने सब डोमेन है आपका, ये आपका सब डोमेन है, ये आपका हो गया, टर्मिनोलॉजी खत्म। अभी आपका एक चीज जो हमने डिस्कस नहीं करा था, एक स्लाइड, वो था ये, ठीक है। वो क्या था भाई, वो था एल्गोरिथम अपडेट्स। अब गूगल अपने आप को यूजर फ्रेंडली बनाए रखने के लिए, यूजर के हिसाब से रिजल्ट्स लाने के लिए अपडेट करता रहता है। उस अपडेट्स को कभी कभी गूगल पांडा का नाम लेता है, गूगल डांस, गूगल पांडा, गूगल पेंगुइन, ऐसे ऐसे अपडेट आते हैं उसके। वो फिर आपके रिजल्ट्स को इंपैक्ट करते हैं, किसी किसी का रैंक चला जाता है, किसी किसी का रैंक अच्छा हो जाता है, तो फिर आप उस अपडेट को पढ़ते हो गूगल के, फिर उसके हिसाब से आप अपना एसईओ अलाइन करते हो। वो जो अपडेट आते हैं गूगल के, उसको कहते हैं एल्गोरिथम अपडेट्स।
गूगल अपना एल्गोरिथम को अपडेट करता रहता है टाइम टू टाइम। एक आपका चीज है वॉइस सर्च एसईओ। आप क्या करते हो कि कुछ लोग क्वेरी टाइप ना करके गूगल गूगल वॉइस असिस्टेंट से या आजकल एलेक्सा से कमांड देते हैं, ठीक है। अब वो कमांड देते हैं तो आपको एसईओ में कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि वो कमांड गूगल उस कमांड को फिर कन्वर्ट कर लेता है सर्च क्वेरीज में, ठीक है। सर्च क्वेरीज के हिसाब से ही आपका इम्पैक्ट होगा। तो वह सर्च एसईओ में आपको कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करना है अपने टाइटल टैग में ना डिस्कशन टैग में। लेकिन एक चीज है, जब भी कोई वॉइस सर्च देता है तो हमेशा वो लॉन्ग टेल कीवर्ड ही यूज करता है, कभी भी छोटा नहीं देता है। ऐसा नहीं करेगा वो एमबीबीएस इन चाइना। वो क्या करेगा, गूगल प्लीज लिस्ट डाउन एमबीबीएस कंसल्टेंसी फॉर चाइना इन दिल्ली। तो आपके वेबसाइट में सर्च के हिसाब से लॉन्ग टर्म अगर कीवर्ड आपने यूज किए हैं, लॉन्ग टेल यूज किए हुए हैं, आपका रैंक आ जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल अलग से नहीं करना है एसईओ। हाँ, लेकिन अगर बात करके स्कीमा मार्कअप की तो हमने वो डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। अब एक चीज आती है इंटरनेशनल एसईओ, स्ट्रेटजीज फॉर ग्लोबल वेबसाइट्स। अब जब हम एसईओ करते हैं तो भाई या तो google.com पे रैंक करते हैं। अब जनरली जो रैंक मैक्सिमम रैंक होता है वो google.com पे होता है। उसका मतलब क्या है कि आपका जो रैंकिंग है वो ग्लोबली है। अगर आप वो कीवर्ड आप कहीं भी डालोगे जिसके आप रैंक कर रहे हो तो आपका वो रैंक हर जगह आएगा, इंटरनेशनली भी आएगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले google.co.in के लिए अलग रैंक करते थे, .com के लिए अलग रैंक करते थे। अभी हम सर्च कर रहे हैं तो google.com पे ही रैंक दे रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, ये माउस चेक करना। जैसे आप लिखोगे, आपने अभी कुछ भी नहीं लिखा, आपने लिखा सीधा एमबीबीएस इन चाइना, ठीक है। तो अब इसने सर्च कहां पे दिया, google.com पे दिया। अब ये जो रैंकिंग है ना .com पे आ रही है, ठीक है। अब चांसेस है कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड अगर कोई सर्च करता है इस तरह से तो ऐसे रिजल्ट देगा, क्योंकि हम .com पे सर्च कर रहे हैं। अब इसमें और क्या रहता है जो हमें डिस्कस करना चाहिए, आप लोगों के लिए कोई ऐसा चीज है जो इम्पोर्टेंट है? सिक्योरिटी लिंक्स, समरी अबाउट सर्च कंसोल, सेटिंग, साइड लिंक, मोर और लेस जो हमें करना था, पेज एक्सपीरियंस, सब चीज हमने कवर कर लिया है, ठीक है। इसके साथ आप जो है ऑफ पेज प्रैक्टिस छोड़ करके, वो ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ विद प्रैक्टिस विद प्रैक्टिकल हमारे एंड से कंप्लीट होता है। ऑफ पेज का